कमलेश्वर का उपन्यास डाक बंगला आज हम सुनेंगे। उपन्यास की कहानी इस प्रकार शुरू होती है। आज भी जब मैं ईरा के बारे में सोचता हूँ तो उसकी सूरत शक्ल से ज्यादा मुझे मेजर सोलंकी, बत्रा, डॉक्टर और विमल याद आते हैं। मेरे कानों में कभी दौड़ते हुए घोड़ों की टापों की आवाज गूंजने लगती है, कभी बत्रा के कद परछाई याद आती है, कभी डॉक्टर का वह जुमला अब जैसा तुम चाहो, और कभी विमल का ध्यान आता है जिसके शरीर में पसीने के कांटे उगते थे। और मेरे सामने कश्मीर के वे दृश्य आज भी घूम जाते हैं जहां ईरा ने मुझे यह सब बताया था। कई बार मैंने कोशिश की कि इस बात को जो रह रह कर मेरे दिल में घुमड़ उठती है कहानी के रूप में लिख डालूं, पर पिछले 3 साल से कोशिश करते रहने के बावजूद मैं नहीं लिख पाया। आज इसे लिखने बैठा हूँ तब भी इस बात का यकीन नहीं है कि इसे पूरा कर ही पाऊंगा, क्योंकि बहुत सोचने के बाद भी मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। न मैं ईरा को ही पहचान सका। बस इतना लगता है कि उसके लिए मैं सब कुछ कर सकता था। कश्मीर, ईरा, सोलंकी और मैं, और धुंधली सी 3 परछाइयां सब एक साथ गुंथे हुए हैं। जब भी लिखने बैठा तब कश्मीर के दृश्यों को उतारते उतारते थक गया और ईरा ना जाने कहाँ खो गई। और कश्मीर को लेकर कहानी लिखने में एक बेईमानी का बोध भी होता है। यही घटना कहीं भी घटित हो सकती थी, हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में, लेकिन सौंदर्य मात्र के प्रति ईरा का दीवानापन मुझे मजबूर करता है कि मैं कम से कम उसके प्रति अन्याय न करूं। और जब मैं इस प्रेरणा से अभिभूत होकर लिखना शुरू करता हूँ तो कश्मीर का अनंत सौंदर्य मेरे ऊपर हावी हो जाता है। मेरे कानों में घोड़ों की टापों की आवाज गूंजने लगती है और धीरे धीरे हिलती हुई चीड़ की झूमरें मुझे स्पष्ट दिखाई देने लगती है। पहलगाम से आड़ू का रास्ता, बाएं लिद्दर बह रही है और दाएं पहला पठार घास फूलों से ढका है। उसी की कमर पर से पतला रास्ता जा रहा है। जगह जगह घनी कटीली झाड़ियां हैं। पत्थरों की उभरी हुई रेखा उस पतले रास्ते की दिशा बता रही है। नदी का शोर घोड़े की टापों के साथ जैसे पार्श्व संगीत का काम कर रहा है। दूर छूटे हुए पहलगाम की चहल पहल ऐसे खो गई जैसे किसी ने दरवाजा बंद करके किसी फैक्ट्री के बाहर निकाल दिया हो। लिद्दर की धार में लकड़ी के लट्ठे बहते हुए चले आ रहे हैं, मंडराते, चकराते और सीधी धार में पड़ते ही शीशे की सतह पर फिसलते से। पर रास्ता इतना ऊपर चढ़ गया है कि उसका कोलाहल ऊपर तक नहीं आता। नीचे गति है, दृश्य है और चट्टानों से टकराती धार है। उड़ते हुए जल पक्षियों की पंक्ति है, मान खड़े वन हैं, या चट्टानों की आड़ में रुककर दम लेते हुए लकड़ी के लट्ठे हैं। जल फेन के तैरते हुए सफेद फूलों के गुच्छे हैं। अवरोध से टकराकर छिटके हुए जल बीज हैं, पर सब निस्वन, आवाजहीन, जैसे एकाएक सिनेमा में आवाज बंद हो गई हो कि एकाएक वही घोड़े की टापों की आवाज। सोलंकी घोड़ा दौड़ाता हुआ सरपट आड़ू के डाक बंगले की ओर भागा जा रहा है। उसे इस बात का भी ख्याल नहीं कि रात बारिश हो चुकी है और घोड़ा फिसल सकता है। घोड़े के खुर जमीन पर पड़ते नजर ही नहीं आते, जैसे उसकी पिछली टांगें हंस की तरह हवा चीरती जा रही है और सोलंकी लगाम कसे उसकी गर्दन पर दोहरा हुआ जा रहा है। यह तस्वीर का एक रुख है। अकस्मात ईरा मिल गई थी। मैं सोलंकी को जानता भी नहीं था। उस समय हम पहलगाम में थे। और तस्वीर का दूसरा रुख यह है। रात आए तूफान में बिजली का तार टूट गया था। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में सब चीजें धुंधली धुंधली लग रही थी, जैसे तंबू में कोहरा भर गया हो। मैं भाप की भट्टी में बंद था जिसमें मोमबत्ती की लौ एक शोले की तरह चमक रही थी। हर चीज पर मोमजामा पड़ा हुआ था। बाहर हवा अभी भी साए साए कर रही थी। तंबू की ऊपरी परत नीचे झुकती तो लटके हुए कपड़े आकुल जीवों की तरह कांपते और उनकी परछाइयां
बड़ी देर तक पेंडुलम की भांति एक सीमा में हिलती रहती। रात के बादल अभी आकाश में ठहरे हुए थे। पहलगाम की बस्ती नींद में डूब उतरा रही थी। दूर दक्षिण वाले पठार पर लगे हुए तंबुओं की रोशनियां मशालों की तरह चमक रही थी। चीड़बन से गुजरती हुई हवा का स्वर किसी नजदीक की सड़क से लगातार जाती हुई कारों की तरह आ रहा था। भीगी हुई घासों की महक चारों ओर भरी हुई थी। आखिर चादर लपेटकर मैं उठा। तंबू का सामने वाला भारी पर्दा हटाकर मैंने बाहर झांका। एल्पाइन होटल छाए हुए बादलों के घेरे में नुकीले काले पहाड़ की तरह लग रहा था। ईरा के कमरे में रोशनी नहीं थी। एकाएक रोशनी टिमटिमाई और उसका फैलाव बढ़ता गया। कोई देवदूत घाटी में दीपक लिए मेरी ओर आ रहा था। उस उजाले का आभास ही बहुत था। अंधेरे में जैसे किसी रोशन सुरंग का गोल दरवाजा खुल गया हो। उसी स्वप्निल रोशनी में खिड़की के शीशों पर नींद के समुद्र से एक अंगड़ाती हुई छाया धीरे धीरे उभरी। मैं पर्दा उठाकर बाहर आ गया। इर्द गिर्द खड़ी पहाड़ियों की चोटियां कुछ कुछ साफ हो रही थी। अंधेरा स्पिरिट की तरह अनजाने ही उड़ता जा रहा था। ईरा के कमरे की रोशनी और साफ हो गई थी। शाम को ईरा कह रही थी, तुम नहीं जाग पाओगे। उसे जताने के लिए और इसलिए भी कि इतनी देर हम दोनों एक दूसरे की जागृत अनुभूति से दूर रहे। मैं भीतर गया था और टॉर्च उठा लाया था। टॉर्च की रोशनी से मैंने अपने जागने का सिग्नल दिया था। तभी खिड़की खुली और कमरे में मोमबत्ती की भरी हुई रोशनी के पर्दे पर ईरा छाया चित्र की तरह दिखाई दी। मैंने उसके होठों को पहचाना और एक बन घास की भीगी भीगी महक जो हमेशा उसके चिकने नम शरीर से उठा करती थी और उसकी अलग आंखों की कोर में सोए उन्माद की लहरियों को जगाता हुआ महसूस किया। तभी ईरा ने कोई इशारा किया था, पर मैं अपने में बेसुध खड़ा था। यह भी नहीं जान पाया कि कब ईरा ने खिड़की की कार्निस पर मोमबत्ती रख दी, जिसकी लौ में उसके बाल गोटे के झीने तारों की तरह चमक रहे थे, और ईरा कुछ क्षण बाद तैयार होने चली गई थी। अंधेरी घाटी में चमकता हुआ एक आकाशदीप पठार के नीचे किसी मोड़ से ऊपर आते हुए घोड़े वालों की आहट हुई। सुनकर मैं तैयार होने के लिए राउटी में घुस गया। कुछ देर बाद घोड़े वाले ने ऊपर पहुंचकर आवाज दी, साहब, साहबा। मैंने निकलकर उसका नाम याद करते हुए पूछा, ममदू, ये बादल देख रहे हो? ऐसे में चलना ठीक होगा? पूछने को तो मैं पूछ गया, पर लगा कि कहीं ममदू ने मौसम खराब घोषित कर दिया तो। मैं चाह रहा था कि ममदू कहे, नहीं साहब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मजदूर में दूसरे की आंतरिक इच्छा जान सकने की अद्भुत शक्ति होती है। एक क्षण के लिए उसने अपने साथी घोड़े वाले की ओर देखा। उसकी मिचमिचाती आंखों की खामोशी में जिस भावना का बोध था, उसे उसने पहचाना और मतलब समझकर नाक मलते हुए बोला, नहीं साहब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपने मन का उतावलापन छिपाते हुए उसी पर एहसान लादा, तुम कहते हो तो ठीक है, चलो। हल्की बारिश में मौज रहेगा साहब, आपको आराम मिलेगा। ममदू मेरे एहसान को उतारता हुआ बिस्तर लपेटने के लिए भीतर घुस गया। तभी ईरा के होटल का बॉय चाय लेकर आ गया। उसके पीछे पीछे एक मजदूर पीठ पर ईरा का बिस्तर लादे हुए भालू की तरह झूमता हुआ घोड़ों के पास पहुंच रहा था। मैंने जब तक चाय पी, तब तक सामान ढोने वाला खच्चर तैयार हो गया था। मैं कैमरा लटकाकर और अपने तंबू के चौकीदार को हिदायतें देकर एल्पाइन होटल की ओर चल दिया। घोड़े वालों से नीचे सड़क पर मिलने की बात कह दी थी। उजाला अच्छी तरह फैल चुका था। ईरा होटल के छोटे से फाटक का सहारा लिए खड़ी थी। कुचली हुई घास में उसके पैर छिपे हुए थे। तुम यहाँ खड़ी हो? मैं वहां इंतजार कर रहा था। पास पहुंचते हुए मैंने कहा
और वह मेरे कंधे से सट गई थी। उसके सुडौल रेशमी कंधों पर हाथ रखते ही उंगलियां चारों ओर से अपने आप सिमटने लगती थीं और कंधे से कुछ नीचे पीठ पर वे स्वतः सरसी की तरह बंद हो जाती थी। ईरा का शरीर लहर की तरह सिहरता और व्यर्थ मुक्ति की सारहीन चेष्टा आंखों में आकर पूछती, क्या? और उनमें झांकते हुए प्रश्न और उत्तर एक ही बिंदु पर आकर मिल जाते। प्रश्न और उत्तर से परे एक सहज चेष्टा और उससे उत्पन्न एक मोहक प्रक्रिया भरी स्वीकृति। घोड़े वाले कोल्हाई के रास्ते पर खड़े हमारा इंतजार कर रहे थे। एल्पाइन होटल से उतरते हुए पहलगाम की छोटी सी बस्ती रेलवे यार्ड की तरह लगती। खास सड़क के किनारे लकड़ी के मकानों की कतार रेलगाड़ी की तरह खड़ी थी। रात भर बुझी बत्तियां जल गई थी और लिद्दर नदी का शोर बढ़ गया था। खालसा होटल के कुछ लोग साथ चलने वाले थे, उनका क्या हुआ? ईरा ने पूछा। मैं उनका साथ चाहता भी नहीं था, आसानी से समझा दिया। वे आते रहेंगे, हम जल्दी चल रहे हैं, डाक बंगले में आराम की जगह मिल जाएगी। मैंने एक रात आड़ू के डाक बंगले में रुकने का प्रोग्राम बनाया है और एक रात लिद्दरवट के डाक बंगले में, उसके बाद कोल्हाई। ठीक है ना? पहले कहीं पहुंचे भी? ईरा ने कहा तो मेरे मन की बात फूट पड़ी। तुमने बिस्तर बेकार लिया, मेरे पास सब चीजें एक्स्ट्रा हैं। इस बात में मेरा कुछ आशय था, लेकिन ईरा के चेहरे पर कहीं भी संकोच नहीं था। ना जाने क्यों सामान्य स्त्रियों की भांति ऐसी बात पर उसमें कोई हलचल नजर नहीं आती थी, जैसे कुछ भी अनुचित ना हो। वह स्त्री पुरुष की इन तमाम छोटी छोटी सामाजिक और नैतिक धारणाओं को बड़ी सरलता से नकार देती थी, जिन्हें मैं महत्वपूर्ण समझता था। इससे मुझे बल मिलता, मैं और खुलता, ईरा और उन्मुक्त हो जाती। मैंने अपने पैंट की जेब से लेमन ड्रॉप्स निकालकर उसकी ओर बढ़ाए। एक मुंह में डालकर 2-3 बार चूसकर उसने फेंकते हुए कहा, कहाँ से उठा लाए? सौंफ और धनिया वाले? मुंह का जायका बिगाड़ दिया। टॉफी दूं? कहते हुए मैंने जानबूझकर आधी टॉफी दांत से कुतर ली और आधी उसकी ओर बढ़ाता हुआ बोला, मैं जानता था, इसीलिए लेता आया। और उसके उत्तर में ईरा ने सहज भाव से मुंह खोलकर इलायची दिखा दी। मैं इलायची खा रही हूँ, आप ही खाइए इसे। सुनकर मुझे अपनी गलती का पता चला और संकोच में पड़ गया। ईरा की ऊपरी सहजता से जितना बढ़ावा मिलता था, वह क्षण भर में उसकी भीतरी सजगता से व्यर्थ हो जाता था। वह ऊपर से जितनी निसंकोच, मुक्त, निर्बंध दिखती थी, शायद अंदर से उतनी ही संकोचशील, परंपरानुरागी और भीरू भी थी। रात बड़े बादल थे, लगता था चलना नहीं हो पाएगा। मैंने ईरा की मनस्थिति की था पाने को बात बदल दी थी। वह रहस्यमयी सी लगती थी ऐसे अवसरों पर, मछली की तरह बार बार फिसल जाती, क्षण दो क्षण हाथों में टिकती और सरक जाती। दिन रात सपनों की बातें करती। श्रीनगर में डल पर सैर करते हुए कल्पनाशील दार्शनिक की तरह प्रकृति में जो यह जंगलीपन है तिलक, यह भी कितना खूबसूरत है। मैं वहशियों की तरह जीना चाहती हूँ, प्रकृति के इस जंगलीपन की तरह। कभी कभी सोचती हूँ, आसाम की जंगली जातियों में ही मेरा जन्म होता। वन पाखियों के पंख मुकुट लगाकर घूमती। कहते कहते उसने पूरी आंखें खोलकर एक पल की खामोशी के बाद कहा, देवदार देखे हैं? मन करता है नंगी चट्टानों के बीच देवदार की तरह उग सकूं, बस खड़ी रहूं, तूफानी हवाएं मुझे झिझोड़ जाएं, बारिश में सिहर सिहर कर भीगूं और नंगी बाहें पसार कर बर्फ का स्वागत करूं। बात सुनकर मैं बड़े व्यवहारिक ढंग से मुस्कुरा दिया। अपने प्रति उपेक्षा का भाव वह सहन नहीं कर पाई थी। बोली,
ना समझो की तरह हंसते क्या हो? मुर्दे नहीं सोच सकते यह सब। उसकी आवाज में तेजी थी और वह कहती जा रही थी, डल के तीन ओर खड़ी ये पहाड़ियां तुम्हें नहीं पुकारती? इन चिकनी चट्टानों पर चढ़कर इन्हें रौंद डालने की इच्छा नहीं होती? कैसे आदमी हो तिलक? शिकारे में बैठे बैठे डल के जल को बच्चों की तरह उछालते हुए वह बोलती जा रही थी। इसके तल तक पहुंचकर पानी उलीचने को मन होता है। सिवार के जाल में फंसकर तड़फड़ाने में कितना सुख होगा, या उस कमल वन में घुस पड़ूं, उसे रौंद डालूं, कमल नालों को तोड़ मड़ोड़ कर बिखेर दूं, डल के पानी को गंदला कर दूं। उस पल मैंने उसे बहुत गहरी नजरों से देखा था। बाह में पड़ी चूड़ियां सरकाने का उपक्रम करते हुए उसकी बाह पर पहली बार हाथ रखा था। ईरा की त्वचा में खिंचाव था। उसका रोम रोम भभर आया था, जैसे रेत के कण उसके शरीर पर चिपक गए हों। उसकी आंखों में उमस थी और होठों पर मादक सूखापन। उसके शरीर का सारा रस निचुड़कर कहीं भीतर समा गया था। रूखा तन सूखी टहनी की तरह कड़ा था, पर ऐसा कड़ापन जो उंगली के इशारे मात्र से चटाक से टूट जाए। मैंने उसकी पीठ पर हाथ रख लिया था। ईरा वैसे ही चश्मशाही की पहाड़ियां देखती रही। वातावरण बदलने के लिए मैंने बहुत मुलायमियत से कहा, तुम एक झूठी जिंदगी की कल्पना में परेशान हो। तुम एक गलत मोड़ पर मुड़ गई, इसीलिए अब तुम जिंदगी जीना नहीं, उसे तोड़ मरोड़ देना चाहती हो। ईरा ने अपनी काली काली आंखों से मेरी तरफ देखा। बादामी पुतलियों में जाले की तरह महीन तार चमक रहे थे और केंद्र का काला दृष्टि बिंदु मोती की तरह झलमला रहा था। उसकी बरौनियों के बाल कटीले तार की तरह खड़े थे। न जाने क्यों मुझे उन आंखों को देखकर लगा कि जैसे सारी गलती इन्हीं की हो। ईरा की सौंदर्यपूर्ण जीवनी को बियाबान में घसीट लाने का दोष इन वहशी आंखों का है। उसी से प्रेरित होकर मैंने कहा, इस तरह तुम टूट जाओगी। आदमी आदमी के रिश्ते इसी तरह पहाड़ बने खड़े रहेंगे। उसका प्यार पानी की तरह लहराता रहेगा और कमल इसी तरह खिलते रहेंगे। और मैं अपनी भावुकता की रौ को पहचानते ही चुप हो गया था। कुछ देर शिकारे पर ही इधर उधर घूमकर हम नेहरू पार्क में चले आए थे। शाम थी, इसलिए भीड़ बढ़ रही थी। नवविवाहित जोड़े रोशनी में दूर इधर उधर रेलिंगों या झाड़ियों के पास अंधेरे में खड़े थे। मेरा मन हो रहा था कि ईरा को लेकर उधर रेलिंग के पास चला जाऊं, जहां अपेक्षाकृत अंधेरा था। इतनी निकटता में महसूस करने भी लगा था। ईरा का हाथ पकड़कर मैं उस अंधेरी रेलिंग की ओर चल दिया था। ऐसी जगह अलगाव दिखाने की होती भी नहीं, इसीलिए इन जगहों का संस्कार ही ऐसा होता है। रेलिंग पर झुके झुके डल के पानी में रोशनी के चमकदार सांपों को लहराकर नीचे की ओर जाते हुए देखकर ईरा ने पूछा था, तिलक, तुम कब तक रुकोगे यहाँ कश्मीर में? मैंने बात साफ करके कहा, जब तक कहो। ईरा ने बात आगे नहीं बढ़ाई। मुझे कुछ बुरा सा लगा। पिछले 5 दिनों से मैं इसी कश्मकश में था। इतनी निकटता के बावजूद हमारे व्यक्तित्व ताड़ के पेड़ों की तरह अलग अलग खड़े थे। जब भी बात करता तो ईरा अपना पुराना किस्सा सुनाने लगती। आसाम की उन बस्तियों में रहना बहुत खतरनाक है। खिड़की पर खड़े होते डर लगता था। न जाने कब गोली शीशे के पार से छाती में घुस जाए। ऐसे ही अचानक उनकी मौत हुई थी। डॉक्टरी का पेशा ही ऐसा है, रात बिरात भी जाना पड़ता है। मैं भला क्या कहता। उसके पति की मृत्यु के प्रति आंखों से संवेदना ही प्रकट कर सकता था। वैसे ईरा की चेतना पर उसके पति की इस आकस्मिक मृत्यु का कोई भीषण प्रभाव हुआ हो, मुझे उस वक्त तक नहीं लगा था। इस वक्त जो छोटा सा सवाल करके
ईरा खामोश हो गई थी। उससे मुझे उलझन हो रही थी। वह चुपचाप चारों ओर के दृश्यों को देख रही थी। शंकराचार्य की पहाड़ी पर जलता बल्ब मंदिर के अस्तित्व का ज्ञान करा रहा था। सामने महादेव की पहाड़ियां थीं, जिनकी ठोस परछाइयां पानी को काला कर रही थी। बाईं ओर हरि पर्वत और इन सब के बीच फैला हुआ डल का नीला जल। उस पानी में नहाते हुए बेंत के पेड़ और सतह पर बर्छियों की तरह निकले हुए पेल्स के सिरे, तैरते हुए खेत और इस अपार सौंदर्य राशि के बीच पास खड़ी हुई ईरा। लेकिन सब बेबसी के क्रम में आबद्ध था। सचमुच इस तरह मैं नहीं रह पाऊंगा। यह पानी की आग, यह झुलसन, या तो इसमें कूदना होगा या इस अग्नि देश से भागना होगा। ईरा की पीठ मेरे सामने थी, पान की शक्ल में तराशी हुई मांस की नरम चट्टान। और तब नहीं जानता कैसे उसके जूड़े के नीचे गर्दन पर मेरे तपते हुए होंठ थे। धुले हुए केशों की ठंडक पलकों से आंखों पर उतर गई। स्निग्ध शीतलता, वन घास की भीगी गंध, मधुनाभि पर खड़े हुए अधरों का अलस अस्तित्व, या ओस से भीगे कमल पर रखी हुई चेतन पर मदहोश इंद्रियां, पंखुड़ियों की नरम शीतलता और पराग की भीनी भीनी गंध। तभी कमल पाखों से रेंगती हुई उसकी उंगलियां मेरे कानों पर थर थराई थी। कान भर आए। मैं बधिर हो गया था। उस पल उसकी उंगलियों ने मेरे बालों को बुरी तरह खींचा था और कांपकर उनकी पकड़ ढीली हो गई थी और कहीं हवा के साथ प्रतिध्वनित होते शब्द की मौन झनकार चारों ओर समा गई थी। बहुतों ने पुकारा था मुझे, पर ऐसा चुंबकीय पर निरपेक्ष आशय शायद कभी भी किसी का नहीं था। वह कमलनाल की तरह रेलिंग पर झुक गई थी। कुछ देर बाद अपने बालों को झटकारते हुए बोली थी, शिकारे वाले को बुलाओ, अब चलेंगे। बांध पर आकर हम उतर पड़े थे। जब तक मैं अपना पर्स निकालूं, तब तक ईरा ने माझी की हथेली पर 10 का नोट थमा दिया था। मैं सकुचाता ही रह गया। माझी दोपहर से साथ था। जब तक वह हम लोगों के रिश्ते को जानने की कोशिश करे, तब तक ईरा ने उसे इस आश्चर्यपूर्ण स्थिति से उबार लिया। बोली, साहब को पहले पुल तक पहुंचाओ, इनको उधर जाना है अपने होटल में। ईरा ऐसे ही असंबद्ध हो जाती थी। मुझे यह अपमान खल गया था, लेकिन ईरा यह सब ऐसी सम्मान भावना से करती थी कि सहज ही अवहेला करने का साहस नहीं हो पाता था। जब वह इस तरह अपने को काट छाट कर अलग खड़ा कर लेती, तो उसके शरीर के तनाव से तेज की रश्मियां विकसित होती, जिनमें अपमान का, क्षुद्रता का बोध हो सकना सचमुच असंभव हो जाता। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, सच बिल्कुल ऐसी ही थी ईरा। और मुंह में इलायची दिखाकर उसने ऐसे ही ठेस पहुंचाई थी, जो मेरे मन की छोटी सी बात को खंडित करके आत्मभर्त्सना से भर गई थी। हम दोनों चुपचाप घोड़े वालों की तरफ बढ़ रहे थे। घोड़े वाले सफर पर जाने के लिए वहां जमा हो रहे थे, जहां से आड़ू कोल्हाई और चंदनबाड़ी का रास्ता कटता था। हम अभी पहलगाम के मुहाने पर ही थे। एक आवाज सुनकर हम दोनों ने ही उस तरफ देखा। मैं उस आदमी को नहीं पहचान पाया। सूरज साफ दिखाई दे रही थी। वह घोड़ा दौड़ाता हुआ आया था। रूखे मोटे मोटे बाल, पुष्ट भरा हुआ शरीर, मोटे मोटे पर साफ तराशे हुए होंठ, कनपटियों पर मांसलता कुछ अधिक थी। वह और पास आया तो मैंने गौर से देखा। दानेदार रेगमाल की तरह खुरदुरी मुंह की खाल, कोयले की महीन कनियों सी बढ़ी हुई दाढ़ी और मूछें, सांसों से हिलते हुए नथनों के बाल, कान की लाभों पर भी काले रेशे। मैंने इस आदमी को कभी नहीं देखा था। तभी ईरा बोल पड़ी, अरे सोलंकी, इधर कहाँ? चंदनबाड़ी से वापस आ रहा हूँ, शेषनाग गया था।
तुम किधर? उस सोलंकी ने पूछा। तब तक ईरा उसके घोड़े के पास पहुंच गई थी। वह नीचे खड़ी सोलंकी को इस तरह ताक रही थी जैसे कोई विजयी राजपूत वापस आया हो। उसकी यह बात सुनकर मेरा मन हुआ कि कहूँ, अच्छा तो मैं चलता हूँ, पर मैं खामोश खड़ा सोलंकी के घोड़े को ताकता रहा जो अभी भी हाँफ रहा था। सोलंकी ने घोड़े से कूदकर रासें छोड़ते हुए दस्ताने उतारे और ओवरकोट जेब से पाइप निकालकर तंबाकू भरने लगा। पाइप भरते भरते वह बोला, हमारा घोड़े वाला कह रहा था, साहब अभी सर्दी है, देर से चलेंगे। फिर घोड़े की ओर देखते हुए बोला, कहता था अगर आप इस पहाड़ी रास्ते पर घोड़ा दौड़ाएंगे, यह फौज का नहीं, विजिटर लोगों के वास्ते पौनी है पौनी। पानी शब्द पर उसने जोर दिया था और हंसा था। फिर पाइप जलाते हुए बोला था, टांग क्या खुर तक नहीं टूटा। कहते हुए उसने अपनी फौजी बूट से घोड़े के टखने पर जोर से वार किया। घोड़े ने चोट से तिल मिलाकर 3-4 बार ऐसे टांग उठाई जैसे सर्कस में सलाम कर रहा हो। पाइप अभी जला नहीं था। उसकी तंबाकू दबाते हुए सोलंकी फिर से बोला, आना तो कल शाम ही था, एक रात चंदनबाड़ी में रुक गया। सुबह उठकर मैं भाग आया, खच्चर वाला और इसका मालिक पीछे आ रहा है। कहते हुए रुककर उसने फिर पाइप सुलगाया और नथनों से धुएं की पतली धार निकालते हुए बोला, हाँ कहो तो कोल्हाई चलूं। और तब उसने पहली नजर मुझ पर डाली थी। ईरा को मेरी उपस्थिति का जैसे अकस्मात ज्ञान हुआ तो एकदम चौंक कर बोली, अरे ये मिस्टर तिलक हैं और आप मेजर सोलंकी। सोलंकी ने लपक कर हाथ मिलाया। काफी जोर से उसने मेरा हाथ दबोच लिया था। बड़ी शालीनता से छुड़ाते हुए मैंने कहा था, अभी आप चंदनबाड़ी से आ रहे हैं, थके हुए होंगे। ईरा की दृष्टि में सहमति और असहमति दोनों ही थी कि कष्ट लेकर धुआं उगलते हुए सोलंकी ने कहा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। और धुआं उसके चेहरे के चारों ओर ऐसे लिपट गया था जैसे उसने पारदर्शी प्लास्टिक का मोम जामा ओढ़ लिया हो। इजिप्शियन तंबाकू की मीठी मीठी गंध उसके ओवरकोट से फूट रही थी। उसके भारी भारी जूते ओस से भीगे थे। अपने घोड़े की रासें पकड़ते हुए सोलंकी ने ही कहा था, मैं थका हुआ हूं या नहीं यह अलग बात है, बहरहाल मुझे भी कोल्हाई चलना है। आइए ईरा जी, हम लोग कहीं एक एक प्याला कॉफी पिए, तब तक मेरा सामान और घोड़े वाला आ जाएगा। आइए आइए तिलक साहब। और हम तीनों होटल की ओर चल दिए। कुछ देर बाद सोलंकी का सामान और घोड़े वाला आ गया। हम कॉफी पी चुके थे। सामान दूसरे खच्चर पर लदवा कर और घोड़ा बदलकर सोलंकी भी साथ चल दिया। दिन भर पैदल और घोड़ों पर चलने के बाद आड़ू को पीछे छोड़ते हुए शाम होते होते हम सीधे लिद्दरवट के डाक बंगले में पहुंच गए। जब हम वहां पहुंचे तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी। खच्चर वाले सामान लेकर पहले ही पहुंच चुके थे। डाक बंगला नया था। सामने 2 कमरे, उनके पीछे बरामदा और बरामदे से पूर्व की तरह जुड़ा हुआ एक रास्ता जो पीछे बने किचन और भंडार खाने के जुड़वा कमरों तक जाता था। सामने के ऊंचे पठार से देखने पर यह डाक बंगला हवाई जहाज की शक्ल का लगता था और उसके पीछे लिद्दरवट का पहाड़ सपाट चट्टान की तरह खड़ा था। लकड़ी के फर्श पर सामान पटक कर घोड़े वाले चौकीदार की कोठरी की ओर चले गए। सामने ऊबड़ खाबड़ मैदान था और उसके दाहिनी ओर लिद्दर का पानी चुपचाप बह रहा था। पास खड़े देवदार के नीचे सूखी कत्थई पत्तियों की चटाई सी बिछी थी। डाक बंगले के दोनों कमरे बंद थे। उनके मुसाफिर कोल्हाई से लौटने वाले थे। वहां पहुंचते ही ईरा बदल सी गई। रास्ते भर उसकी जो चहक सुनाई पड़ रही थी वह एकदम लुप्त हो गई। सोलंकी अपने में मस्त था। वह बार बार पाइप सुलगाकर थोड़ी सी तंबाकू पीता और फिर उसे साफ करने के लिए लकड़ी की कार्निस पर ठोकने लगता। मैं सामान के पास एक कुर्सी खींचकर बैठ गया।
तीनों साथ थे, पर तीनों ही बहुत अलग अलग महसूस कर रहे थे, जैसे हम तीनों यहाँ आने का कारण ढूंढ रहे हों। किसी के भी मन में कोई बात स्पष्ट नहीं थी। शायद सबसे ज्यादा सताया हुआ मैं ही लग रहा था उस वक्त। सोलंकी के रेगमाल जैसे चेहरे पर भी व्यर्थता मंडरा रही थी। ईरा गुमसुम थी और हम शायद इसलिए चुप थे कि बात करते ही कहीं एक दूसरे के मन का झूठ ना पकड़ा जाए। आखिरी चौकीदार ने आकर हमें उबार लिया। वह तापने के लिए अंगीठी ले आया था। उसने पूछा, मेम साहब, किसी चीज की दरकार? और सुलगी हुई अंगीठी उसने ईरा के पास रख दी। दूध मिल जाएगा? एकदम बात पकड़कर ईरा ने खामोशी तोड़ी। इधर दूध मिलना बहुत मुश्किल है, मक्खन बहुत मिलेगा, पर साहब शायद थोड़ा दूध हमारे पास बचा है, अभी लाएगा। कहकर वह अपनी कोठरी की ओर चला गया और मिनट भर बाद ही दूध लेकर लौट आया। ईरा ने सोलंकी से पूछा, क्या पीजिएगा मेजर साहब? जो पिला दो, सोलंकी ने कश लेते हुए कहा। और आप तिलक जी? जो मर्जी हो, मैंने जवाब दे दिया। देख भी तो लूं कि साथ में क्या है, चाय, कॉफी या ओवल्टीन? कहती हुई ईरा सामान की ओर बढ़ी। मैडम, यह कोई वक्त है चाय कॉफी का? मेरे पास इंतजाम है, कहिए तो निकालूं। अच्छा, अभी लीजिए। कहते हुए सोलंकी अपना सूटकेस खोलने लगा। सूटकेस खोलते ही पूरा बरामदा होली की तरह महकने लगा। रंग की एक बोतल टूट गई थी। शराब से भीगे कपड़ों को निकालता हुआ सोलंकी बोला, तुम भी पियो, तुम भी पियो। शराब से भीगे कपड़ों को निकालता हुआ सोलंकी बोला। उसके चेहरे पर मस्ती छा गई थी। इन्हें सूखने के लिए फैला दो। ईरा ने शराब में भीगे कपड़ों की ओर इशारा किया। सोलंकी ने अपना निचला मोटा होंठ दांतों से दबाया और बोला, ओह नो, मैं रात में इन्हें पहन कर लेटूंगा। और सूटकेस से दूसरी बोतल और गिलास निकालकर उसने खिड़की की कार्निस पर शतरंज के मोहरों की तरह सजा दिए और बोला, आइए मिस्टर तिलक। मैंने धन्यवाद सहित इनकार किया। सोलंकी ने मेरे नाम का जाम भरकर गट गट उतार लिया। फर्श पर पैर पटके और बरामदे से नीचे उतर गया। ईरा ने तब तक वहीं अंगीठी पर चाय का पानी चढ़ा दिया था। सोलंकी को जाते देखकर वह बोली, मैं आऊं? जैसे उसका मन घूमने के लिए मचल रहा था। जरूर जरूर। सोलंकी की आंखें पहले से बड़ी लग रही थी। अपनी साड़ी को पकड़कर ऊंचा उठाते हुए ईरा बरामदे से नीचे भीगी भीगी घास पर कूद गई। देवदार की छतरीदार शाखों पर बूंदें अब भी चमक रही थी। नदी का शोर दूर था। बादल काफी नीचे थे। चारों ओर निस्तब्धता छाई हुई थी। इधर उधर टापुओं की तरह उभरी हुई चट्टानों और लंबी लंबी घास से भरे हुए असमतल मैदान में सोलंकी और ईरा चले जा रहे थे। मैं चुपचाप बैठा देखता रहा। उन दोनों की पीठ दिखाई दे रही थी। वे कभी नीचाइयों पर चले जाते, कभी ऊपर आ जाते, जैसे वे लहरों पर सवार हों, डूबती उतरती किश्ती की तरह। उनके आकार छोटे होते गए और वे लकीरों के पुतले लगने लगे। पेड़ों के नीचे जब ईरा का आकार खो जाता तो लगता जैसे सोलंकी ने उसे ढक लिया हो। अंगीठी पर ईरा का चढ़ाया हुआ पानी खौलने लगा था। उसे उतारकर मैंने नीचे रख दिया। आधे घंटे बाद जब वे दोनों लौटे, बारिश फिर होने लगी थी और मैं एक किताब में डूबा हुआ था। अंगीठी राख से भर गई थी। ईरा एकदम भीगी हुई थी। मैंने नजर उठाकर देखा तो वह तौलिए से मुंह पोंछ रही थी और सोलंकी वैसे ही कुर्सी पर बैठा अंग्रेजी गीत की धुन गुनगुनाना शुरू कर चुका था। ओ ओ लव मी टेंडर, ओ लव मी। बीच बीच में वह अपने मोटे होठों को गोलकर सीटी बजाता और बूट से फर्श पर थाप देता जा रहा था। मेजर साहब ने तो अपना इंतजाम कर लिया है, आप चाय बनाकर पी लीजिए,
नहीं तो सर्दी लग जाएगी। मैंने ईरा से कहा तो अपना नाम सुनकर सोलंकी ने स्वर धीमा करते हुए बड़ी साफ नजरों से मुझे देखा। ईरा चुप ही रही, जैसे उसने सुना न हो। कोल्हाई से लौटने वाले अभी तक वापस नहीं आए थे। कमरों पर सांखलें चढ़ी हुई थी। ईरा कपड़े बदलने के लिए स्थान खोज रही थी। मैंने उसे चौकीदार की कोठरी और किचन की ओर इशारा करके जगह सुझाई। तब तक सोलंकी ने उठकर एक कमरे की कुंडी खोल दी। आप इसमें चले जाइए, जाइए, कपड़े बदलिए, उसमें दोनों का सामान रखा है। आपने खोला क्यों? ईरा ने कहा तो सोलंकी ने बात काट दी। अरे, आप जाकर कपड़े बदलिए, कोई कुछ कहेगा तो मैं देख लूंगा। ईरा कमरे में घुस गई। मैं हर बात को गौर से सुन रहा था और हर स्थिति को ठीक से समझने की कोशिश कर रहा था। ईरा भीगे कपड़ों में लिपटी अंदर चली गई थी, लेकिन उसका सूटकेस बाहर बरामदे में ही पड़ा था। उसने बदलने के लिए कपड़े नहीं निकाले थे। मैं सोच ही रहा था कि ईरा सूटकेस उठाने आएगी कि सोलंकी ने एकदम उसे उठाया और भीड़े हुए किवाड़ों को ठेलकर भीतर घुस गया। कपड़े तो इसमें हैं आपके। मैंने अंधेरे कमरे में तेज नजर डाली। बाएं कोने की ओर सिर्फ सोलंकी की पीठ दिखाई पड़ रही थी। फिर एक आवाज सुनाई दी, इसे रख दीजिए, मैं निकाल लूंगी। सोलंकी हंसता हुआ बाहर आया और मुझसे बोला, मोमबत्ती है? मैं मना नहीं कर पाया क्योंकि झूठ बोलने के लिए वक्त की जरूरत होती है, पर मैं उसका आशय समझ गया था। वह किसी बहाने दोबारा कमरे में जाना चाहता था। जानते हुए भी मैंने दूसरी जगह मोमबत्ती की तलाश शुरू की। मैं नहीं जानता था कि सोलंकी की इन बातों को ईरा किस तरह ग्रहण कर रही थी। इतने में ईरा कपड़े बदलकर बाहर आ गई। मैंने मोमबत्ती जलाकर शराब की खाली बोतल के पास कार्निस पर चिपका दी। रोशनी उन दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी। अभी तक हम लोगों का सामान डाक बंगले के बरामदे में ही रखा हुआ था। रात उतरने लगी थी, पर डाक बंगले के दोनों कमरों में टिके हुए लोग कोल्हाई से वापस नहीं आए थे। सोलंकी कुछ उलझा हुआ लग रहा था। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद बोला, हम अपना सामान क्यों न भीतर कमरे में रख दें? तभी चौकीदार आता दिखाई पड़ा तो उसने पूछा, यह साहब लोग अभी वापस नहीं आया? हम किधर सोएगा? चौकीदार असमंजस में पड़ गया, क्योंकि जो सैलानी लौटकर आने वाले थे उन्हें भी रात वहीं गुजारनी थी और दोनों ही कमरे उनके पास थे। बरामदे में सोना खतरे से खाली नहीं था। वह बोला, अभी साहब लोग वापस आएगा। सोलंकी ने घुर्राते हुए कहा, पर दोनों कमरे उनके पास हैं। कितना मेम साहब है उनके साथ? 2, चौकीदार ने बताया तो सोलंकी को खल गया। उठकर वह कमरे की ओर जाने लगा तो ईरा ने मना किया, उन लोगों को आ जाने दो, सामान वगैरह रखा हुआ है। कार्निस पर रखी हुई मोमबत्ती उठाकर सोलंकी भीतर घुस गया। हम भी उठकर कमरे में पहुंचे। तब तक सोलंकी ने एक बिस्तर लाकर भीतर पटक दिया। तिलक भाई, वो खाट उधर सरका दो, वह बोला। लकड़ी का वह कमरा हम लोगों की आम दरख्त से धीरे धीरे चरमरा रहा था। फायर प्लेस पर मोमबत्ती चिपकी हुई थी और उसकी पीली रोशनी में कमरे की हालत उजागर हो रही थी। कमरे में सैलानियों का सामान बिखरा हुआ था। हर चीज अस्त व्यस्त थी। पलंग के पायताने, जैम और पनीर के डिब्बे पलके खोले हुए पड़े थे। एक कोने में अंडों के छिलके जमा थे और रद्दी अखबार के मुड़े मुड़ाए टुकड़े। पलंग के एक पाए पर चादर के कोने से चिपकी हुई थी छुरी। उसमें लगा मक्खन पोंछा नहीं गया था। कमरे भर में सिगरेट के टुकड़े बिखरे हुए थे और पलंग के एक और प्लेट में सॉसेजेस के कुछ बचे हुए टुकड़े आधे पिए हुए सिगार की तरह रखे थे। प्लेट की किनारे पर जैम चिपका हुआ था। दूसरे कोने में एक सूटकेस और पलंग के नीचे होलडाल खुला हुआ पड़ा था। एक गिलास उसी पर लुढ़क रहा था और पलंग सफेद चादर बुरी तरह से मसली हुई थी। तकिए पर कोहनियों की टेक के गड्ढे बाकी थे। तकिए के नीचे गंदा रुमाल था और एक रेशमी साड़ी सिरहाने बेतरतीबी से पड़ी थी। तकिए के एक कोने से दबी हुई ब्रेसरी झांक रही थी, जिसकी गेटिस टूटी हुई थी। सोलंकी की आवाज से मैं चौंका। वह कह रहा था, तिलक,
इस पलंग को उधर सरका दो। मुझे कुछ संकोच हुआ किसी दूसरे के कमरे में और जो इस हालत में पड़ा हुआ हो हमारा घुस आना ठीक नहीं था। पर इससे पहले कि सोलंकी उज्जड़ों की तरह उस पलंग को उलटकर खड़ा कर दे, मैंने उसे सरकाया तो तकिया उलट गया। कुचला हुआ एक छोटा सा कमल का फूल और विस्की का आधा नीचे से झांक आया। आधे में थोड़ी सी विस्की बची हुई थी। सोलंकी ने विस्की का वह बचा हुआ घूंट अपने गले में उतारकर बोतल एक कोने में फेंक दी। ईरा साथ ही कमरे में आई थी, पर पता नहीं कब वह यह सब देखकर बाहर चली गई। मैं किसी काम से बाहर आया तो देखा वह बहुत उदास सी खड़ी है, जैसे उसे कुछ याद आया हो। वह खोई खोई सी खड़ी थी। ऐसे में ईरा मुझे बहुत अच्छी लगती थी, पर इस वक्त मेरा मन उसकी हर भावना से विद्रोह करना चाहता था। वैसे ईरा की एक एक खुशी या उदासी के क्षण मुझे प्रभावित करने लगे थे और मैं चाहता था कि उसकी जिंदगी के सभी दुखों को मैं ओढ़ लूं। पर इस क्षण मन भटक गया। गहरे होते हुए अंधेरे में उसकी आकृति मोम सी लग रही थी, पर मुझे उस क्षण वह बहुत बदली लगी। मेरी आंखों के पर्दे पर मैदान की लहरों में ईरा और सोलंकी के डूबते उतराते चित्र थे और मन अपने में भीतर घूमड़ रहा। तभी दूरी पर टॉर्च की रोशनी दिखाई पड़ी और 2 मिनट के भीतर ही कोल्हाई से लौटने वाले सैलानियों के घोड़े डाक बंगले के दूसरी तरफ वाले बरामदे के सामने रुक गए। दोनों घोड़ों पर खूबसूरत औरतें थकी सी बैठी हुई थी। हाथ का सहारा देकर साथ के आदमियों ने उन्हें उतारा और वे सहारा लिए ही कमरे में दाखिल हुई। सोलंकी कमरे में ही था और पलंग को उठाकर सीधा कर चुका था। बेहद थकी होने के कारण वह खूबसूरत औरत जो आगे आगे आई थी शायद एकदम लेटना चाहती थी। कमरे में खड़े सोलंकी को देखकर उसका फौजी आदमी अपनी हरीश जीन की पैंट पर बेच चटकाता एकदम बिफर उठा। Why have you done this? What right you had? You? सोलंकी कद में उसके बराबर था। वह अविचलित सा खड़ा रहा और उस आदमी की जबान लड़खड़ाते देखकर वह बोला, This is a dark bungalow. You see, not your cottage. गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही थी और वह फौजी आदमी तथा सोलंकी दोनों झगड़ रहे थे। हमें भी जगह चाहिए, बरामदे में सो सकता है कोई? सोलंकी बोल रहा था। You would understand our point. चौकीदार told me you are a colonel. अपने गुस्से में वह फौजी चीखा था। I may be a donkey in the army, but why did you remove? तभी ईरा भीतर चली गई और मैं दरवाजे के पास ठिठक गया था। ईरा को देखते ही उस फौजी का पारा एकदम उतर गया। वह एक क्षण खामोश रहा। गहरी नजरों से उसने सोलंकी और ईरा को देखा और बोला, ओह, समझा। गाई, तुम इधर इस कमरे में रात गुजार सकता है, हम उधर वाले कमरे में जाएगा। ठीक है, हम लोग तो आज सिर्फ सोना चाहता है, गहरी नींद और कुछ नहीं। इतना कहते कहते वह अपनी खूबसूरत औरत को पहिएदार कुर्सी की तरह सहारा देकर दूसरे कमरे में पहुंचा आया, जिसमें उसका साथी और उसकी बीवी ठहरे हुए थे और 5 मिनट में सारा सामान बटोर कर उठा ले गया। चलते चलते उसने सोलंकी से हाथ मिलाया और बोला, पलंग भी आपके लिए है, ठीक है? और वह जोर से हंसा। मुबारक, डाक बंगले की रात मुबारक। मैं एक दर्शक की तरह यह सब देखता रहा और पहली बार मुझे लगा कि यह सब मेरे बर्दाश्त के बाहर है। मुझे वापस पहलगाम लौट जाना चाहिए। मन में बहुत से चोर होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बेहद परेशान करते हैं। आखिर रात नीचे उतर आई और दूर बहते कोल्हाई के पानी का शोर साफ हो गया। आसमान भी साफ हो गया। बावजूद सारी जिद के मैंने अपना बिस्तर बरामदे में ही लगाया था और मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ने की कोशिश करता रहा। सर्दी बहुत थी और लपेटे हुए कंबल के कारण ऐसा महसूस कर रहा था
जैसे मैं किसी अस्पताल के बेड पर लेटा हूँ और सारे शरीर में चुस्त पट्टियां बंधी हो। दरवा दरवाजे के पास ही ईरा का पलंग था। उधर वाले कोने में फर्श पर सोलंकी सोया हुआ था। पता नहीं कब लगा कि यह सब सपना है। हर जिंदगी एक डाक बंगला है। डाक बंगलों में पीली पीली मोमबत्तियां जल रही हैं और दूर पर बहती नदियों का शोर है। चारों तरफ चीड़ और देवदार के जंगल हैं, अनगिनत पेड़ हैं, पर सब अपने में अकेले हैं। और तभी जब मेरी पलकें भारी हो आई थी, मेरी बंद आंखों में एकाएक अंधेरा छा गया था। माथे पर किसी के हाथ का स्पर्श सा महसूस हुआ था। मैंने हाथ बढ़ाए तो रेशमी बालों की लटें उंगलियों में उलझ गई। वह ईरा थी जो शायद सो नहीं पाई थी और चुपचाप उठकर आई थी। मेरे बिस्तर के पास अंधेरे में ही वह झुकी बैठी रही थी। मैंने उसके ठंडे हाथ अपनी हथेलियों में कस लिए थे। वह कुछ भी नहीं बोली थी। फिर धीरे से उसने मेरी बाह को खींचा था, जैसे कह रही हो उठो। अंधेरे में ही मैंने उसे देखा था। उसने फिर हल्के से बाहें खींची थी। आखिर में उठ गया था और उस अंधेरे में ही हम दोनों नीचे मैदान में उतर गए थे। कंबल में दोनों जने जैसे तैसे अपने को लपेटे हुए थे। चारों तरफ अंधेरा था। जंगली पेड़ों की छायाएं पहाड़ के सीने में घुल गई थी। बारिश से भीगे मैदान में देवदार की महक भरी हुई थी। एक नंगी चट्टान पर हम दोनों बैठ गए थे। मैं ईरा का आशय नहीं समझ पाया था। वह इस वक्त इस अंधेरे और डरावने मैदान में क्यों मेरे साथ आई थी? क्या सिर्फ मुझे खुश करने के लिए, या अपनी की हुई गलती की माफी मांगने के लिए? तभी मुझे ईरा की गहरी सी सांस की आवाज सुनाई पड़ी थी। मैंने उसे गौर से देखा। अंधेरा कुछ कुछ उजाला देने लगा और मुझे लगा कि ईरा मुझसे छल कर रही है। उदासी ओढ़कर बैठ जाना और इस तरह अपने में विश्वास पैदा करने का यह कोई तरीका नहीं है। मन में आया ईरा को बाह पकड़कर उठा दूं या खुद उठकर चल दूं। मैं उठने लगा तो ईरा ने हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? मैं सोना चाहता हूं। मेरी आवाज से उसे कुछ अलगाव का एहसास हुआ था। उसके हाथ की पकड़ कस गई थी और मुझे बैठना पड़ा। कुछ देर बाद ईरा ने बेसाख्ता पूछा था, तुम मुझे कैसी औरत समझते हो? कैसी भी नहीं, बताओ तिलक, जो कुछ मन में हो कह डालो। मैं श्रीनगर और पहलगाम में रहते हुए हमेशा यही अंदाज लगाने की कोशिश करती रही कि तुम मुझे किस रूप में लेते हो, मुझे क्या समझते हो, मेरे बारे में क्या ख्याल करते हो। तो फिर क्या समझ में आया? यही तो मैं तुमसे जानना चाहती हूँ, वह बोली थी। मैं क्या बताऊं? क्यों? औरतों के बारे में बताने के लिए आदमियों के पास हमेशा कुछ न कुछ रहता है। जितनी आसानी से आदमी औरतों के बारे में विचार बनाता या प्रकट करता है, उतनी आसानी से किसी के संबंध में न तो वह सोचता है और न बोलता है। मैं गलत कह रही हूं? इसकी आवाज में एक तलखी थी। मैंने कहा, तड़के कोल्हाई चलना है। अगर ऐसे सोएंगे नहीं तो चलना नहीं हो पाएगा। आओ चले। ना, मैं सोऊंगी ना तुम्हें सोने दूंगी। यहीं बैठेंगे हम। मैं समझता हूँ तुम्हारा इतना अधिकार मुझ पर नहीं है। ईरा की बड़ी बड़ी आंखें चौड़ी हो गई थी। सांस की तेजी को दबाते हुए वह बोली, तिलक, अधिकार मिल जाने पर तुम लोग हमेशा झूठ बोलते हो, फरेब करते हो। जब तक अधिकार नहीं मिलता तभी तक तुम लोग होश की बातें करते हो। और इसीलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम मुझे कैसी औरत समझते हो। ईरा धीरे से हंसी थी। उसकी हंसी बड़ी ही गलत लगी थी मुझे। मैं उसकी तरफ देखता रह गया था। आखिर मुझे घूरते हुए वह बोली, तिलक, जो बात मैं कहने जा रही हूँ उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। क्यों? ऐसी क्या बात है? इसलिए कि अभी इसी क्षण तुम्हारे ख्यालात मेरे बारे में बदल जाएंगे। शायद तुम सोचो कि मैं बेशऊर और बेखुदी हूँ, और यह भी हो सकता है
कि कहते कहते वह रुक गई थी। क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। बताओ ना, जो तुम्हारे मन में हो कह डालो। मैं भी बताऊंगा सब कुछ जो मेरे मन में है। कुछ रुकते हुए उसने कहा, यही कि तुम अभी सच बोल सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हारे पास अकेली हूं और इस सुनसान घाटी में कोई नहीं है। यह छूट जब मिलती है तभी तुम लोग सही बातें करते हो। तुम आदमी लोग, तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस वक्त तुम मेरे साथ किसी भी तरह पेश आ सकते हो। मुझे बाहों में घेर कर अच्छी सी बात कह सकते हो, या मेरी बाह मरोड़ कर नाराज हो सकते हो, या दूर बैठकर दार्शनिकता बखार सकते हो। लेकिन यह सब इसी वक्त हो सकता है क्योंकि घाटी सुनसान है और मैं तुम्हारे पास अकेली हूं। एक क्षण के लिए वह खामोश हो गई थी और फिर बोली, अकेलापन व्यक्तियों की सच्चाई खोलता है। यह अकेलापन बड़ा मोहक होता है। इसमें आदमी सब कुछ स्वीकार कर लेता है, अच्छा, बुरा, सुंदर, असुंदर। लेकिन ऐसा अकेलापन तो कई बार हम लोगों को मिला है। तब तुमने कुछ क्यों नहीं पूछा? आज ही क्या खास बात है? कहते कहते मुझे लगा कि ईरा का शरीर सूखने लगा है, ठीक वैसे ही जैसे डल पर वह सूखी सूखी सी हो गई थी। मेरी बाहों पर अपने नाखून गड़ाते वह बोली थी, दिन और वक्त खास नहीं होता। कोई बात ऐसी होती है जिसके सहारे कोई दिन या क्षण याद में उलझा रह जाता है। मैं चाहती हूँ यह अंधेरी और सुनसान घाटी आज की बात की साक्षी रहे। यह आधी रात का बीतता हुआ क्षण याद में उलझा रह जाएगा। फिर एक गहरी सांस लेकर वह बोली थी, तिलक, मैं सब सुनती रही हूं आज तक, अब मैं ही बोलती जाऊंगी। मेरी जिंदगी बगैर मंजिलों के चलती रही। मैं चिरपथिक हूं। मेरा पड़ाव कहीं भी नहीं है। इन पहाड़ी रास्तों में जैसे लोग पैदल चलते हैं वैसे ही मैं आज तक चलती रही हूं। रास्ते में कोई गंदी चाय की दुकान आ गई तो लोग वहां भी रुककर एक प्याली चाय पी लेते हैं, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। हो सकता है, मैंने कहा। ईरा मुझे ताकने लगी। क्या मतलब? हर बात को आदर्श के पर्दे में रखकर मत देखो तिलक। गंदी चीज पर भी पर्दा डाल दो तो उसकी झिलमिलाहट खूबसूरत लगती है। आदर्श का जामा जिंदगी को मत पहनाओ, यह मुझसे नहीं सहा जाता। ईरा, आखिर तुम चाहती क्या हो, या अब तक क्या चाहती रही हो? सही सही बताना, मैंने पूछा था। ईरा ने बड़े प्यार से मेरी तरफ देखा था। अंधेरी रात में उसकी पुतलियां मोती सी झिलमिलाने लगी थी। नजदीक खिसकते हुए उसने कहा था, तिलक, अपनी बाह रख लो मुझ पर, या मेरी बाह पकड़कर पूछो यही बात। कहते कहते वह बहुत तरल सी हो आई थी। एक क्षण खामोश रहकर आगे बोली, यह बाह सौगंध होती है तिलक। इसके बाद झूठ नहीं बोला जाता। और फिर जैसे ईरा के भीतर रुका हुआ सच्चाई का झरना फूट पड़ा था। मैं इन जंगलों को, पहाड़ों को, नदियों, झरनों और झीलों को प्यार नहीं करती, बिल्कुल नहीं। मुझे फूल भी अच्छे नहीं लगते, इतने कि मैं उन्हें प्यार कर सकूं। नदी एक सी बहती है और डूब जाती है। पहाड़ ऐसे ही खड़े रहते हैं, लेकिन मुझे याद आती है उन स्वरों की जिसमें प्यार था और जो अब डूब चुके हैं। स्वरों की आत्माएं अभी भी मेरे चारों ओर भटक रही हैं तिलक। सीधे सीधे कहूं, मैं सिर्फ आदमी को प्यार करती हूँ, उसे ही कर सकती हूँ। यह पूरी प्रकृति मुझे अच्छी लगती है, पर इसे मैं प्यार नहीं कर पाती। कोई उस चीज को कैसे चाह सकता है जो बदले में कुछ न बोले? मैं सोच नहीं पाती हूँ उस प्रेम को जो गूंगा हो, जो कुछ दे न सके। देने को फिर चाहे भौतिक और शारीरिक सुख हो या आत्मिक वैभव, उसका चाहे जो कुछ अर्थ हो, पर हो निरर्थक प्यार विश्वास लगता है मुझे। और मेरी जिंदगी की त्रासदी सिर्फ यही है कि मुझे निरर्थक प्यार ही मिला,
जो भी मेरी जिंदगी में आया उसने यही विलास किया मेरे साथ। क्यों? कोई भी मुझसे खुलकर नहीं कह पाया कि जिंदगी की शर्तें प्यार से बड़ी होती हैं। सब यही कहते रहे कि प्यार जिंदगी से बड़ा होता है, लेकिन प्यार को जिंदगी के मुताबिक काटते, सिलते और उधेड़ते रहे। इतना कहकर इरा कुछ देर के लिए चुप हो गई थी। मैंने उसका कांपता हुआ हाथ अपने हाथ में ले लिया था। इतनी देर बैठने के बाद रात अब रात जैसी नहीं लग रही थी। पश्चिम की चोटियों पर कुछ घने बादल घिर आए थे और घाटी का पश्चिमी कोना थरथराता सा लगता था। घास के उस मैदान में ऊबड़ खाबड़ नंगी चट्टानें मुंह उठाए जैसे किसी सच्चाई से साक्षात के लिए खामोश खड़ी थी। पैरों के नीचे देवदार की रोशनी और सेई के कांटे जैसी पत्तियों का बिछावन था, जिनसे बड़ी सौंधी महक फूट रही थी। नदी का पानी टूटी हुई वीणा के तार जैसा छनछना रहा था। पक्षी खामोश थे। लिद्दरवट का पहाड़ किसी विशाल डबल रोटी के कटे हुए टुकड़े की तरह जमीन पर खड़ा था और उस पर चीनियों की दाढ़ी मूछों की तरह कहीं कहीं लंबी घास उगी हुई थी। चीड़ और देवदार के पेड़ सटे सटे से खड़े थे। सिर्फ शायद बाहें पकड़ने की देर थी। खामोश सच्चाइयां उसमें फूटने लगती। सभी ने विलास किया है मेरे साथ। इरा ने यह क्या कह डाला था? मैं परतों को उधेड़ देना चाहता था। पीठ पर रखा हुआ मेरा हाथ जैसे संगमरमर पर थरथरा रहा था। देवदार की पत्तियों की बिछावन की तरह चिकनी देह से सौंधी महक फूट रही थी और नदी का पानी चट्टानों पर खामोश पछाड़े खा रहा था, जिसकी झंझनाहट मैं उसकी पीठ पर महसूस कर रहा था। सब कुछ मेरी आंखों के सामने आज भी ज्यों का त्यों घूम रहा है। जिस दिन सूनी घाटी में चट्टानों पर बैठे बैठे इरा ने अपनी कहानी सुनाई थी। कहानी इसलिए कह रहा हूं कि उसने सच्चाई बयान की थी। जिंदगी बदसूरत भी हो सकती है, पर जिंदगी की बदसूरती कहानी में सच्चाइयों के सामने रूबरू खड़ी होकर नए अर्थ देने लगती है। इसलिए कहानियां बड़ी हैं और सदियों जीती हैं, और जिंदगी छोटी है क्योंकि उम्र के साथ उसकी सांस उखड़ जाती है। आज जिंदगी की सच्चाइयां क्षणों से चालित हैं और कई कई सच्चाइयां एक साथ समानांतर चलती हैं। ताड़ के पेड़ों की तरह सत्य समानांतर खड़े हैं, जिनसे बने बनाए सत्यों से अलग जितना ही झूठा जीवन जिया है, उतनी ही नई सच्चाइयों का साक्षात किया है उसने। मुझे इरा की जीवन गाथा एक ऐसे ही झूठ के सिवा और कुछ नहीं लगी थी। इसलिए आज उसकी आंतरिक ईमानदारी को पेश करते मेरे हाथ कांपते हैं और लगता है कि अगर मैंने उन बने बनाए सत्यों के आधार पर उसके बारे में सब कुछ सच सच लिख दिया तो उसकी जीवित या मृत आत्मा को सदमा पहुंचेगा। इसलिए मैं सब कुछ झूठ लिखने पर उतारू हूँ, जो कि बदसूरत हो सकता है, पर चूंकि इसे कहानी की शक्ल दे रहा हूँ, इसलिए मुझे विश्वास है कि यह बदसूरती कुछ और ही अर्थ देने को बाध्य होगी, क्योंकि जो कुछ खूबसूरत है उसे सत्य स्वीकारा जा चुका है और जो कुछ अब तक स्वीकारा जा चुका है सिर्फ वह जिंदगी को नापने का पैमाना नहीं हो सकता। स्वीकृत सत्यों के पैमाने से आज की जिंदगी नप नहीं पाती। मित्रों, डाक बंगला उपन्यास का पहला भाग हम यहीं पर पूरा करते हैं और इंतजार कीजिए, जल्दी ही इस उपन्यास का दूसरा भाग लेकर हम प्रस्तुत होंगे।